हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण, और ईएमएफ को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या हिंदी में कहें तो विद्युत वाहक बल। तो हमने पढ़ा था कि एक ट्रांसफॉर्मर जो पावर का ट्रांसमिट करता है, तो हम आज ये जानेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से पावर को ट्रांसमिट करता है वोल्टेज और करंट के रूप में। तो ठीक, तो आप सभी को ये पता है कि एक वोल्टेज जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनपुट टर्न, जिसमें हम जो इनपुट टर्मिनल होता है उसको तो हम प्राइमरी कहते हैं, और जो सेकेंडरी टर्मिनल होता है उसको हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। मतलब इनपुट देंगे हम और हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक चक्रों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय लपेटों या टर्न को संबंधित करता है। द्वितीयक में से 20 फैराडे के नियम के अनुसार, अर्थात E = N/dt, द्वितीयक में भी EMF E2 प्रेरित होगा। वही फ्लक्स प्राथमिक को भी संबंधित करके उसमें एक EMF E प्रेरित करता है। प्रेरित वोल्टेज फ्लक्स में 90 डिग्री पश्च रहना चाहिए, पीछे रहता है, इसलिए वह आरोपित वोल्टेज V के साथ 180 डिग्री का कला से बाहर होता है। ठीक है बच्चों। द्वितीयक लपेटों में धारा नहीं होती, इसलिए E2 = V2 होता है। प्राथमिक वोल्टेजता और परिणामित फ्लक्स ज्यावक्रीय है, साइनसोइडल वेव होता है, अभी दिखाएंगे कैसा होता है वो। इसलिए प्रेरित EMF E1 और E2 एक ज्या प्रकार के अनुसार परिवर्तित होती है। और जो वोल्टेज का मान होता है, जो प्रेरित वोल्टेज का औसत मान होता है, वो होता है E average = नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स में परिवर्तन दिया गया समय। तो इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो यह मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, साइनसोइडल वेव है, या फिर साइन की आकृति का वेव है, या फिर इसको ज्यावृतीय वेव कहते हैं। नॉर्मली इसे हम साइनसोइडल वेव कहते हैं। इस वेव में क्या होता है, समय के साथ साथ जो भी इधर क्वांटिटी होगी, जहाँ पर हमने यहाँ φm लिखा है, फ्लक्स लिया है, समय के साथ साथ फ्लक्स बढ़ता जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये इसका एक टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है। ये इसका हाफ आवर काल है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो T1 है इसका हाफ साइकिल है, और ये T2 इसका अलग से हाफ साइकिल। अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो ये पूरा एक आवर्त काल हो जाएगा, कैपिटल T, जो यहाँ से चलेगा यूँ होता हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि हाफ साइकिल के अंदर जो φm होता है मैक्सिमम होता है हाफ साइकिल में, और दूसरे हाफ साइकिल में क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है हर हाफ साइकिल के बाद। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, φm। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये माइनस है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। और दोनों को अगर हम चिन्ह के साथ ना जोड़े तो क्या हो जाएगा, 2φm हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2φm। अब हमको क्या करना है, ये जो इस दिए गए इक्वेशन में लपेट नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, 2φm, दिया गया समय क्या हो जाएगा, T। तो इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ हमने रखा E एवरेज की वैल्यू रखी हमने, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स N मान लिया। फ्लक्स में चेंज कितना है, φm -φm। अब -φm में तो हम इसको चेंज कैसे निकालेंगे, φm माइनस फिर ब्रैकेट माइनस का φm, तो क्या हो जाएगा, 2φm। टाइम कितना लगेगा, 1/2f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, T का उल्टा। T का उल्टा क्या होता है, 1/f। T का उल्टा क्या होगा, 1/t। वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा जाता है, क्योंकि AC की का टाइम पीरियड होता है क्या, हम क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसलिए इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो हम देखेंगे E average = क्या हो जाएगा, 4, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2fn φm, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और φm क्या है, ये मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स। क्या है ये, मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, जब ऐसी परिपथ सिद्धांत में ज्ञात तरंग के लिए प्रभावी तथा RMS वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज का अनुपात क्या होता है, 1.11 ही होता है। क्या होता है ये, RMS अपॉन एवरेज। किसी भी चीज़ की RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1.11 ही होता है इसका अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसे 1.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी इक्वेशन निकल करके आएगी वो इक्वेशन ये लिख करके आ जाएगी, E = 4.44 fn φm, जहाँ पर f फ्रीक्वेंसी, n नंबर ऑफ टर्न्स, φm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी।
ये हमारी एक जनरल इक्वेशन हुई किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए। ये हमारी क्या होगी, एक जनरल इक्वेशन हो गई, जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर अपन को फ्रीक्वेंसी पता होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफॉर्मर पर लिखे होते हैं और 5 भी ट्रांसफॉर्मर पर लिखा हुआ होता है। ठीक, अगर मान लीजिए हमको फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीय लपेटों से संबंधित रहता है, अर्थात प्रति लपेट वोल्टेज प्रत्येक लपेट में समान है। ठीक है, तो ये एन है। ये अगर हमें मान लीजिए प्राइमरी साइड के वोल्टेज, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग के लिए हमें वोल्टेज लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4.44 एफ N1 5M। ठीक, तो N1 इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, प्राइमरी में कितने हैं, N1। यही चीज हमें सेकेंडरी के साथ लिखना हो तो E सबस्क्रिप्ट में 2 इज इक्वल टू 4.44 एफ N2 5। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, ये 5M हो जाएगा। ठीक, फ्लक्स डेंसिटी तो सेम होगी ना, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक ही कोर पे लगी हुई है। ठीक, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यार ध्यान से देखिए आप, जो ये दोनों इक्वेशन है E1 और E2 इज इक्वल टू जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, जो हमारी 4 और 5 है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने बात की थी जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, वो किसी तरह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता। ठीक, एक ही कोर पे दोनों वाइंडिंग्स लगी हुई है तो फ्लक्स डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बचा क्या, 5M N। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो प्राइमरी में अलग होंगे, सेकेंडरी में अलग होंगे। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये हमारे को यहाँ ये बात समझने की है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना ट्रांसफॉर्मर का, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। किसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, कुंडली जो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है क्या, कि कितना वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, कितना वोल्टेज हमको आउटपुट में मिलेगा, कितना वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, इसी के साथ हम एक चीज हो कि वोल्टेज रूपांतरण अनुपात, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। हमने ऊपर समीकरण नंबर और 4 या 5 देखो, ये दो इक्वेशन, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/N2। तो क्या हो जाएगा, E2/E1 इज इक्वल टू क्या, N2/N, N2/N1 इज इक्वल टू, ये एक कॉन्स्टेंट आएगा। यही इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा वोल्टेज की टर्म्स में आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब E2/E1 होगा, न कि E1/E2 होगा। क्या होगा, हमेशा E2/E1 होगा, जो किसके बराबर होगा, N2/N1 के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो K होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज होगा, तो E2/E1 होगा, और ये किसके बराबर होगा, N2/N1 के बराबर होगा। बच्चा क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जब बात आती है तो वो K इज इक्वल टू क्या लिख देता है, E1/E2 लिख देता है। ये गलत है। सही क्या है, E2/E1, आउटपुट अपॉन इनपुट को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी से ये पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ही पता चलता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो आउटपुट है, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो अगर मान लीजिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो K की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब आएगी, जब E2 ज़्यादा हो E1 से, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। K की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू कम हो E1 से, तभी 1 से कम आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आता है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो वो किस तरीके का ट्रांसफॉर्मर होगा। तो आपको ये समझना होगा कि वो एक किस तरीके का ट्रांसफॉर्मर होगा, वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। यदि K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मर का प्रकार ही है एक तरीके का ये। ठीक है बच्चों, अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा E2/E1 होगा, E2/E1 होगा, या V2/V1 होगा, या N2/N1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उल्टा डिफाइन करता है, जैसे कि मान लो उसने एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V1/V2 है, तब
तो के केस में उल्टा हो जाएगा, जो पहले ग्रेटर देन हो रहे थे अब वो लेस देन हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन हो गई ट्रांसफॉर्मर की। इसी तरीके से एक बार और मैं बता दूं आपको, जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो ट्रांसफॉर्मर की ई इज इक्वल टू क्या होता है 4.44 एन एफ फाई एम। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई एम क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स चेंज इन कोर, और एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी के साथ भी वीडियो में आज यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इक्वेशन एक बार और देख लीजिए आप, ये इक्वेशन एक बार और देख लीजिए। धन्यवाद।